हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अर्पिता और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर 3। हमने सैम्पल पेपर 2 कर चुका है सॉल्व, सैम्पल पेपर 1 भी कर लिया है, तो इस बार हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर 3 को डिस्कस। तो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है सैम्पल पेपर 3 क्लास 10 2020-2023 का, जिसका कोड है आपका 086। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टाइम आपको सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे, तो आपको मैनेज करना है अपना टाइम और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको हर जगह दूंगी जहाँ पे ज़रूरत होगी। बाकी इसमें मैं आपको बता देती हूँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं MCQ, बाकी वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। पिक्चर बेस्ड भी मिलेंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार आने के, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिटिक एसिड में ऐड करते हैं तो वो एक गैस प्रोड्यूस करती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उस गैस जो इवॉल्व हुई थी उसमें। यहाँ पे डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड है, वो उसे इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरीके से आपको दिखाई जा रही है। बहुत ज़्यादा हिंट मिल गया। लाइम वाटर को मिल्की कर देती है वो गैस, तो ऑफकोर्स इसका आंसर है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। उसके बाद ये 2 भी होगा, इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर और डिजॉल्व्स इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है आपका। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है, एक एक्स एलिमेंट है जो कि शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है और उसे हीटिंग करने पे वो एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे ये एक्स कौन क्या है। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। कॉपर को जब आप हीट करते हो तो वो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि पहले ब्राउन होता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस रिएक्शन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताने हैं। आयरन प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2 गैस। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे Fe सिंगल था, बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन एडअप हो गया, तो यानी कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो पानी था वो हमारा रेड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि इसे लेफ्ट कर गया तो वाटर इज गेटिंग रेड्यूस्ड एंड ऑल्सो वाटर इज एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। नहीं, ये नहीं होगा आंसर, फोर्थ वाला होगा, ठीक है। सो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो फोर्थ का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। जब आप मैग्नीशियम रिबन को एक तरीके से आग लगा देते हो इन एयर में तो वो एक बहुत ही डार्जनिंग वाइट फ्लेम की तरह जलता है। दूसरा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है स्टोरिंग ऑन नाइट्रोजन गैस अंडर प्रेशर, या फिर कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन। अब ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर डी मार देंगे कि पेट्रोल को अगर हम चाइना डिश में रखें तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो ये सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक आयरन की रॉड दिख रही है जिसमें रस्ट लग चुका है और ये पूरा करोड हो चुका है। तो ये दिखा हुआ है इफ़ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, ये कॉपर का मोटी पाइप है। इट स्लोली लूजेज शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कलर का कोटिंग, जो कि आपको बताना है किसके वजह से होता है ये कोटिंग। तो ये है आपका ऑप्शन CuSO4 कॉपर सल्फेट, नहीं, CuCO3, यस दिस इज द राइट आंसर। कॉपर कार्बोनेट की लेयर इसके ऊपर जम जाती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन और उसकी करोजन हो जाती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है। और CuNO3 नहीं, ये भी नहीं होगा, CuO भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, डेंस ऑन टीथ, उसके बाद येलोइश टीथ, उसके बाद चिप टीथ और उसके बाद सेंसिटिविटी। तो ये है आपको बताया गया है कैल्शियम फॉस्फेट जो कि हमारे टूथ के इनेमल में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट मैं आपको इसका फॉर्मूला दे देती हूँ।
Ca3, ये फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, और ये जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, ताकि जर्म्स के जो भी एसिडिक वो छोड़ते हैं, तो सलाइवा भी बेसिक होता है जिससे वो न्यूट्रल कर देता है। 7th क्वेश्चन, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहता है, तो ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ, या फिर कोल तो कोई चांस नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है, पर इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन के ट्रेसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के भी और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़े। 8th क्वेश्चन बायो का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन अ ह्यूमन। अब आपको पूछा गया है ब्लड की फ्लो की करेक्ट रूट क्या है एक ह्यूमन में, पहले ब्लड कहाँ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका 8th का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, लंग्स में, देन लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आप कैसे याद रख सकते हो, LORD, लॉर्ड, ठीक है। इसे कैसे आप याद रखोगे, L मीन्स लेफ्ट, एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट पार्ट होता है हमारे हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड फ्लो कैसे होता है, राइट एट्रियम से, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हर जगह जाता है, ठीक है। क्लियर। 9th क्वेश्चन है, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द। अब आपको बेसिकली प्योरीफायर पूछा है हमारे बॉडी का, तो ये है ऑप्शन है आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा या फिर यूट्रस। तो आंसर होगा आपका किडनी, ठीक है। किडनी में क्या होता है, हमारे नेफ्रॉन होते हैं, तो वो प्योरीफाई कर देते हैं, वोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, तो वो सब मिलके हमारे यूरिन को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। A zygote which has X chromosome inherited from the father will develop into a, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्ल। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। 11th क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसे ध्यान से देखना, सही नहीं है, बहुत लोग इसी में गलती कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, इट रेगुलेट्स carbohydrates, proteins and fat metabolism in the body, thyroid gland requires iodine to synthesize thyroxine, या फिर thyroxine is also called thyroid hormone। इसमें ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है, बस ऑप्शन ए गलत है, यानी कि जो गलत है हमें वही सही है, हमें वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो आयरन इज एसेंशियल, नहीं, ये सही नहीं है, आयोडीन ज़रूरी होता है थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कहाँ से न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं, तो फ्लावर को छोड़ के आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वो आप पहले काट दो, जहाँ फ्लावर दिख रहा है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। स्टेम से होता है, रूट से होता है और लीफ से होता है, ठीक है। बायोफाइलियम जैसे प्लांट से, लीफ से होता है, पटेटो एंड वगैरह से आपको स्टेम रूट में देखने को मिलेगा। 13th क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, टू थिन लेंस ऑफ पावर प्लस 3.5 डायोप्टर एंड माइनस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो आपको बताना है पावर ऑफ लेंस क्या है इसको कंबाइन करने पे। तो अब पावर क्या होगी, आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि P1 प्लस P2। तो ये आपका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ऐड होंगे पर माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका क्या आंसर आएगा, 1 डायोप्टर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1 डायोप्टर। ओके। 14th क्वेश्चन भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ लाइट रे AB इज इंसिडेंट नॉर्मली। इस तरीके से आपको इंसिडेंट करवाया गया है ऑन PQ, फेस PQ पे। तो अब आपको बताना है PR के जो फेस पे कितने एंगल पे ये निकलेगी, तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ, 60 डिग्री इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े। 15th क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज पर द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपको बताना है कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है।
15th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीडियम बी। कैसे? देखो यहाँ पे जो एयर की वो थी ये नॉर्मल है, ये आपका जो है ये नॉर्मल है। हमें पता है जो कि रेयर से डेंसर जब जाती है तो लाइट रे बेंड हो जाती है। यहाँ पे क्या है, हमें पूछा गया है कौन सा डेंसर है, तो बी मीडियम डेंसर है, क्योंकि इस तरीके से इसे जाना चाहिए था, इस तरीके से, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसीलिए मीडियम बी विड बी द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप देखो ऑप्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 16th का सही आंसर होगा आपका रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही होगा, आपको इसे याद कर लेना है। क्लियर? आगे चले। 17th क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर सिमिलर टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एक प्रोडक्ट जो कि कुछ पार्ट्स में टूट जाता है वो सिमिलर होता है, दो पार्ट जो एक साथ मिल जाते हैं, वो रिएक्शन नहीं है ये पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है असर्शन। रीज़न कहता है बोथ रिएक्शन नीड अ कैटलिस्ट टू अकर। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो 17th का क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। यूजुअली ये जो ऑप्शन होता है ये आपके इस तरीके से नहीं आएगा कि दोनों फॉल्स रहेंगे, बट आ सकता है। 18th क्वेश्चन, असर्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्स एक्शंस सडन होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो कि दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। नहीं, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ब्रेन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, तो ये ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स वाला ऑप्शन आएगा सही आंसर। ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। 19th क्वेश्चन, अमीबा इज़ नॉट एन ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म। ये गलत बात है। लायन इज़ अ कार्निवोर ऑर्गेनिज्म, सही है, यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सॉरी, ये नहीं होगा आंसर। अमीबा है ओमनीवोर यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी कि ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लेना। 20 क्वेश्चन है, असर्शन, द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। 20 में बोल रहा है जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं हमारे कॉपर के बने हुए होते हैं, जो कि सही स्टेटमेंट है। रीज़न देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ हाई। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और मेरे ख्याल से इसे सही एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 10 साल के, तो आप सबको अटेम्प्ट करके जाओ ताकि कुछ भी आपका नहीं छूटे। ठीक है, 21-26 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 21st question, tooth enamel is one of the hardest substance in our body. How does it undergo damage due to eating chocolates and sweets? How do toothpaste prevent this damage? अब टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एल्केलाई मीडियम का, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट। तो इसका आंसर देखो, टूथ एनेमल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, राइट, जिसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था MCQs करने वक्त। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, व्हेन वी eat chocolate, sweets, etc., some particles remain in the mouth. The bacteria present in the mouth act on these leftover food particles to produce acid. Acid produce कर देते हैं bacteria which corrodes the tooth enamel and causes tooth decay. अब जो बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं ना, वो कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनके वजह से जो हमारे टूथ की इनेमल होती है, ऊपर वाली लेयर जो होती है, इस तरीके से वो क्या हो जाता है, करोड हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, और धीरे धीरे टूथ में होल होने लगता है या फिर डीके होने लगता है। एज टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक इन नेचर होता है, मैंने आपको बताया एल्केलाई मीडियम का। दे हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग दिस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 सोल्यूशन A, B एंड C हैव pH वैल्यू 6, 2 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चलता है, 6 है यानी कि ये एसिडिक है, यानी कि A जो है आपका एसिड है,
2 यानी कि वेरी मच एसिडिक, बी आपका ए से भी ज़्यादा एसिडिक है, और जो 10 है ये बेसिक है, यानी कि ए इज़ एसिडिक, बी इज़ वेरी मच एसिडिक एंड सी इज़ बेसिक. विच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ हाईली एसिडिक. ओके, तो यही क्वेश्चन है. विच सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है. तो आंसर है आपका सॉल्यूशन विद pH वैल्यू 2 इज़ हाईली एसिडिक. सॉल्यूशन विद pH वैल्यू 10 विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस से ब्लू कौन होता है, जो कि हमारा बेसिक होता है. बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेसिक आप इस तरीके से याद कर सकते हो. ठीक है, क्लियर. ओके, वेयर डज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकर इन आवर बॉडी, मेंशन इट्स फंक्शन. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ रहता है आपका, तो ये आपके ब्रेन में रहता है. क्यों? इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 membranes called meninges. The space between membranes is filled by cerebrospinal fluid. ठीक है. Its main function is to protect the brain from मैकेनिकल शॉक्स या फिर सडन शॉक्स, जो कि अचानक से शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है. तो ये इसकी वही मेन फंक्शन है, ताकि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन. विच इज़ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी. व्हाट इज़ द नेम एंड फंक्शन ऑफ इट्स सिक्रीशन. तो आपको लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी में वो पूछा जा रहा है. तो लार्जेस्ट क्या होता है, लीवर होता है. ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि सेक्रीट करता है कुछ, तो वो है हमारा लीवर. और एक और बात इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक प्लस पॉइंट है कि लीवर जो होता है उसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि कुछ सेल्स जो होते हैं लीवर के कुछ पार्ट में रीजनरेशन होता है, यानी कि अगर आप उसे कट कर दोगे तो वो वापस से रीग्रो हो जाता है. ठीक है. ओके, इट सेक्रीट्स बाइल जूस. मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ तो सेक्रीट करेगा, तो बाइल जूस सेक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है. ठीक है. बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है. 24th question. What are the end products formed during fermentation in yeast? Under what condition is similar process take place in our body that leads to muscle cramps? मसल क्रैम्प्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट होता है, और हमें अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. सो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन ईस्ट. एंड ओके, इधर क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो. सो इसका आंसर होगा अंडर व्हाट कंडीशन. तो इसका आंसर है under a lack of oxygen situation our muscle cramps develop because of the lactic acid which are produced during this process. Okay, clear. आगे बढ़े. Okay, physics का क्वेश्चन है. Identify the nature of the mirror and mention 2 characteristics of the image formed when magnification is +6. +6 है, हमें पता है मिरर क्या है, कॉनकेव है, इमेज वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी, क्योंकि माइनस होता तो रियल इन्वर्टेड, और इट इज़ 6 times enlarged than the object. सेम बात कही है. या फिर अगर आपको ये अटैम्प्ट नहीं करना, मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी क्वेश्चन था अटैम्प्ट करने के लिए, फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हो. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 cm सो एज टू ऑब्टेन 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज. यानी कि 2 times आपको m चाहिए. m वो भी कौन सा, कॉनकेव, यानी कि -2 चाहिए. तो f आपका नेगेटिव ही आएगा, m आपका आएगा -2. इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, इमेज हमारी रियल और इरेक्ट आएगी. -2 आप अगर v/u के जगह पे रखो, -v/u, तो v आपका आता है ट्वाइस ऑफ u, और यही अगर आप फोकल लेंथ में डालोगे, लेंस फॉर्मूला में अप्लाई करते हो, तो आपका u आ जाएगा -30 cm. सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर. 26 क्वेश्चन देखते हैं. In a certain study conducted an occurrence of DDT along food chains in an ecosystem, the concentration of DDT in grass was found to be 0.5 ppm, parts per million. ठीक है, ppm का full form है parts per million. In sheep it was 2 ppm and in man it was 10 ppm. Why was this concentration of DDT maximum in case of man? तो यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसीलिए दी गई है ताकि हमें बायो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके. तो ये क्या है, बायो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इन द हायर लेवल ऑफ फूड चेन, इट इज़ नोन एज बायो मैग्नीफिकेशन.
तो यहाँ पे जो शीप होता है ना, ये पहले आता है, यानी कि शीप इन ग्रास जो है वो 0.5 ppm का मिलता है हमें, और वही जो शीप है उसमें 2 ppm, यानी कि हर एक ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ग्रास को शीप खाता है तो उसमें एक लेवल बढ़ जाएगा ppm का DDT का, तो वो 0.5 से 2 ppm हो गया। और अगर शीप को कंज्यूम करता है मैन, या फिर इस तरीके से एक और लेवल फूड चेन पे बढ़ता है, तो DDT का लेवल भी बढ़ेगा और फिर वो 10 ppm हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा हायर, यानी कि ऊपर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, सो DDT इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल विच ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स इन फैटी टिश्यू एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और क्योंकि मैन सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, देयर इज़ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ DDT इन हिम। इट हैपन्स ड्यू टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर? ओके, अब सेक्शन सी पर आ चुके हैं। हाउ डज द एक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है, इसे करेक्ट कर लेना। हाउ डज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज हमें प्रोवाइड करता है बेटर प्रिडिक्टिंग की कौन सा मेटल, तो वो ऐसे है कि जो हायर रिएक्टिव है वो ऊपर रहते हैं, जो लोअर रिएक्टिव है वो नीचे रहते हैं। इस तरीके से हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन कैसा है। ठीक है, इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो कि होते हैं वो टॉप पे होते हैं। इट डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि आपका फ्री स्टेट में नहीं रहता, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, बेसिकली ये आपके ऐसे ही नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है, इट जनरली अकर्स इन फ्री स्टेट एंड इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अ मेटल डिस्प्लेसेस any metal below it is in the reactivity series from the solutions, and metal above hydrogen in the reactivity series displaces hydrogen from the acids. Clear? 20th question, name 3 chemical reaction in which heat is evolved and 3 chemical reaction in which heat is absorbed. वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हीट किस में इवॉल्व होती है, तो आप इसमें किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, एक कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और एक एंडोथर्मिक, 3 एंडोथर्मिक और 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें आप स्लेट लाइम का प्रोसेस बता सकते हो, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है मीथेन का। देखो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 प्लस H2O प्लस इतने किलो जूल्स की हीट। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट SO3 प्लस 46.9 KCl हीट। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का भी ऑक्सीडेशन में आपको हीट मिलता है। NH3 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गिव्स आउट NO प्लस H2O, यानी कि वाटर तो निकलता है तब भी इतनी हीट निकलती है आपकी, पक्का। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन HI, और यहाँ पे इतनी हीट एब्जॉर्ब होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaO बनता है, CO2 बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा आपको पता होगा, और इतने किलो जूल्स एब्जॉर्ब होते हैं इसमें हीट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन प्लस सल्फर गिव्स आउट कार्बन डाइसल्फाइड माइनस 92 किलो जूल्स, यानी कि 92 किलो जूल्स इसमें एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? 29th question, explain the feedback mechanism to regulate the action of hormones with the help of one suitable example. आंसर देखो, हार्मोन शुड बी सिक्रीटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज़, यानी कि इनफ क्वांटिटीज़ में हार्मोन की सिंथेसिस होनी चाहिए। द लाइनिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म वर्क क्यों करता है, ताकि प्रॉपर इंश्योर हो कि अच्छे से वर्क कर रहा है मैकेनिज्म या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेज, यानी कि दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो ब्लड में होगी हार्मोन वो ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड, तब इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाएगी, अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, तो ये आपको याद रखना है, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, इसका क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा। ओके, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। क्यों होता है कॉज ऑफ डिस्पर्शन, आपको वो बताना है। और न्यूटन किस तरीके से 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म को लेके उन्होंने दिखाया था कि लाइट 7 कलर से मिली है, रीयूनिफाई हो जाती है अगर आप 2 लेके आओ। तो इसी तरीके से आपको रे डायग्राम बनाना है और आपको दिखाना है किस तरीके से ये होता है, कॉज भी बताना है।
तो यहाँ पे देखो एक प्रिज्म आप इस तरीके से रख सकते हो और एक इन्वर्टेड रखना है ताकि वाइट लाइट फिर से वापस आ सके स्क्रीन पे। इस तरीके से वाइट लाइट आप पास करोगे तो वो पास करके क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी इनटू वेरियस कलर्स, यानी कि वेबग्योर में स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद जो लाइट इधर जाएगी वो वापस से इन्वर्टेड होने के कारण वापस से आपको क्या मिलेगा, वाइट लाइट ही मिलेगा। ठीक है, यही लिखना है, लाइट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसके तरीके से आप स्पीड देख लो इनसाइड अ प्रिज्म और ये वगैरह लिखने के बाद न्यूटन वाला जो था वो उन्होंने ये दिखाया कि रिवर्स ऑफ डिस्पर्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। रिवर्स जो है डिस्पर्शन का वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने दिखाया दो प्रिज्म को एक साथ रखा इरेक्ट पोजीशन में और उन्होंने दिखाया कि एक वापस से वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है फर्स्ट प्रिज्म से और सेकंड प्रिज्म जो होता है वो रिसीव कर लेता है सारे 7 कलर्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म एंड कंबाइंस इनटू ओरिजिनल वाइट लाइट। यही आपको दिखता है, दिस प्रोसेस इज मेनली जो कि न्यूटन जी ने किया था, वो वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ये उन्होंने रीयूनिफाई करके दिखाया था। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर कमेंट में देना है, भूल मत जाना। तो एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है एक्स, ठीक है, एक्स ऑन हीटिंग इन एयर इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। अब आपको बताना है एक्स क्या है। शायद मैंने ऐसा मिलता जुलता आंसर अभी जस्ट करवाया है, तो इसका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, भूलना मत। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आएगा साइंस का सैम्पल पेपर 4 और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए अगर आपको। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।